मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले राज्यसभा के दंगल की तैयारी चरम पर है। दोनों खेमे एक दूसरे पर बढ़त बनाने की कोशिश में जुटे हैं। वैसे विधानसभा में आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी के पास 107 विधायक हैं। जीत के लिए उसे 52 सदस्यों की जरूरत होगी। ऐसे में 2 सीट के लिए बीजेपी के पास 104 विधायकों से ज्यादा सदस्य हैं। उधर कांग्रेस के पास 92 विधायक हैं। उसकी एक सीट पक्की है, लेकिन कांग्रेस दूसरी सीट के लिए भी जोर लगा रही है। उसे 12 सदस्यों की जरूरत होगी। इस आंकड़े को कांग्रेस जुगाड़ने की कोशिश कर रही है। भले ही वो इसमें कामयाब ना हो, लेकिन बीजेपी पर उपचुनाव से पहले मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की उसकी कोशिश होगी। देखिए, सस्पेंस का सवाल नहीं है। संख्या बल जो है वो तो सबके सामने है, लेकिन हर कोई कोशिश करता है। और हम भी उस कोशिश में हैं। नहीं, पूरा बैठक होने के बाद ही गए हैं। बीच में कोई नाराजी नहीं है, सब लोग एक हैं और तहे दिल से। ये भाई हमारे पास पूरे वोट है, हमें रणनीति क्या बनाना, 2 लोग हमारे चुन के जाएंगे। ये तो वो लोग सोचे राज्यसभा वाले जिन्होंने प्रारंभ से ही जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन्हें धोखा दिया। पहले शिवभान सिंह सोलंकी थे, तब दिग्विजय सिंह जी आ गए, वो नहीं बन पाए। फिर बुआ जमुना देवी जी आई हमारी, फिर दिग्विजय सिंह जी आ गए। अब फूल सिंह बरैया आए तो फिर दिग्विजय सिंह जी आ गए। राज्यसभा का ये दंगल आने वाले उपचुनाव को काफी प्रभावित करने वाला है। इस लिहाज से दोनों तरफ विप रूपी हथियार इस्तेमाल होगा। लंच और डिनर पॉलिटिक्स का भी सहारा लिया जा रहा है। मित्र मिलन है। पार्टी के लोग जो कोरोना के संक्रमण काल के दौरान दूर दूर रहे, कोई दिल्ली में रहे, कोई अपने अपने जिलों में रहे, कोई भोपाल में रहे, आज सभी का मिलन है एक प्रकार से। कोई क्रॉस वोटिंग नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त विधायकों की संख्या है। हम दोनों राज्यसभा की सीटें जीतेंगे, 1% भी कोई शंका नहीं। कांग्रेस पार्टी में जरूर ऐसा हो सकता है। 4 निर्दलीय, 2 बीएसपी और 1 एसपी विधायकों को साथ लेने की कोशिश भी दोनों तरफ से जारी है। बढ़त बनाने, चुनाव में क्रॉस वोटिंग कराने की भी कोशिश होगी। उपचुनाव से पहले शहमाद की ये लड़ाई कई मायनों में दिलचस्प होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सत्ता का सेमीफाइनल। मध्य प्रदेश में मार्च महीने से राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद जो एक संघर्ष हमने बीजेपी और कांग्रेस में देखा, उस संघर्ष की परिणति या उसका परिणाम या उसका अंजाम ये हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हुआ। और तख्ता पलट भी इस तरह से हुआ कि वो बीजेपी और कांग्रेस में एक ऐसी लड़ाई में बदल गया जिस लड़ाई का कोई और छोर समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कुर्सी से हटने की और कुर्सी पर काबिज होने की नहीं थी। ये लड़ाई दरअसल थी मान और अपमान की भी, अभिमान और स्वाभिमान की भी। और यही वजह है कि इस लड़ाई का इम्पैक्ट मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत लंबे समय तक नजर आएगा। क्योंकि कांग्रेस ये मान बैठी है कि बीजेपी के कुछ प्रमुख नेताओं ने इसकी पटकथा लिखी और कांग्रेस का ये भी आरोप है कि केंद्र की मदद से मध्य प्रदेश में उसकी अच्छी भली चलती सरकार को गिराया गया। और बीजेपी ये मानती है कि कांग्रेस अभी भी गलतफहमियों में है। गलती उसी की थी, 22 लोग उसी के थे जो उससे नाराज़ हुए और बीजेपी में आए। और जो पार्टी अपने ही एक बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं संभाल पाई, वो बीजेपी पे क्यों दोषारोपण करती है। लेकिन अब जो लड़ाई शुरू हुई फरवरी में, मार्च में सत्ता परिवर्तन हुआ और अब राज्यसभा चुनाव एक दिन बाद ही होने वाले हैं 19 जून को। और उसके नतीजे हमें ये बताएंगे कि इसका उपचुनाव पर क्या असर होगा, बीजेपी कांग्रेस पर क्या असर होगा और मध्य प्रदेश की भावी राजनीति पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेहमान कांग्रेस के सीनियर लीडर और विधायक संजय यादव जी भोपाल से हमारे साथ हैं, स्वागत करता हूँ। ग्वालियर से आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं भोपाल से, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी लेकर ही शुरुआत, आगाज़, इब्तिदा ये बताइए कि ये जो लड़ाई है अब ये एक तरह से राज्यसभा के साथ ही शुरू हुई, लेकिन ख़त्म राज्यसभा के साथ नहीं होगी।
क्योंकि कई एंगल, कई टकराव के बिंदु, कई तनाव के बिंदु अब इससे जुड़ चुके हैं और कुछ नेताओं का मान, अभिमान, स्वाभिमान वो भी इससे जुड़ गया है। तो लड़ाई तो अब लंबी है और लड़ाइयाँ जब लंबी होती हैं तो उनका स्वरूप भी बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में ऑडियो भी हैं, वीडियो भी हैं, एफआईआर भी हैं और वही थाना है जो पहले किसी और पटकथा का साक्षी बनता है, बाद में किसी और पटकथा का साक्षी बनता है और ये राजनीति के उस पक्ष को बताता है कि जब बात यहाँ आ जाती है तो फिर निकली है बात तो फिर दूर तलक जाएगी और दूर तलक क्या कितनी रसातल में चली जाएगी ये भी नहीं पता चलता है। चलिए सर, आपकी टिप्पणी, मेरी कमेंट्री लंबी हो गई, माफ़ी चाहूँगा जी। नहीं, बिल्कुल शरद जी आपने ठीक कहा, बात निकली है तो वो कहाँ तक जाएगी ये राजनीति में कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये राजनीति में एक यदि आपने कोई फांस किसी को चुभो दी है तो उसका हिसाब किताब कहाँ होता है, किस पीढ़ी के साथ होता है, कहा नहीं जा सकता है जी। तो जो मध्य प्रदेश में राजनीतिक हालात जिस तरह के बने थे और जो है राज्यसभा से ही शुरू हुआ था, क्योंकि 22 विधायकों का पूरा जो प्रकरण है वो कहीं ना कहीं राज्यसभा से कनेक्टेड है, भले ही उसको आप कोई भी नाम दें, कोई भी शब्द दें, किसी भी तरह से आप उसको कहें। अल्टीमेटली जो लड़ाई थी वो राज्यसभा की 2 सीटों की थी और अभी भी जो है स्थिति अब 24 जगह के जो विधानसभा उपचुनाव तक पहुंच चुकी है। तो निश्चित तौर पर जो परसों 19 जून को जो ग्राउंड पर जो मैच खेला जाना है उसका जो अंतिम परिणति शायद इस विधानसभा कार्यकाल की हम उपचुनाव में ही देखेंगे। और ये अभी जो हम जिस तरह का वातावरण देख रहे हैं उसमें ये अनुमान लगाना कि 12 वोट कम हैं और इन वोटों के लिए कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कहेगी तो मुझे लगता है कि अति विश्वास होगा। उसी तरह का अति विश्वास जिस तरह के अति विश्वास में कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ या उसके दूसरे नेता थे, क्योंकि जब तक वोट डल नहीं जाए तब तक हम कोई किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी ने बड़े रणनीतिक तौर पर मंत्रिमंडल का विस्तार केवल राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए टाला था। अब उसके बाद की जो राजनीति है वो 19 तारीख के बाद हम देखेंगे उपचुनाव में वो किस रणनीति पर खेलती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। राज्यसभा चुनाव के लिए रुक गया था समीकरण, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है और इसमें किसको फ़ायदा किसको नुकसान हो जाता ये किसी से छिपा नहीं था। और जब स्वाभिमान, अभिमान, मान, अपमान इन सब में मुद्दे उलझते हैं तो विवेक सबसे पहले पीछे चला जाता है और विवेक पीछे चला जाता है तो फिर खेल जहाँ शुरू होता है फिर वो बड़ी गड़बड़ जगह जाके अटक जाता है। संजय जी, क्या मान लें कि अब एक ही सीट के बाद कोई कठिनाई नहीं है, एक ही सीट सही, आगे 24 सीटों का उपचुनाव है, ताकत वहाँ लगाई जाए और बुद्धिमानी भी यही कहती है कि जो असंभव सा परिणाम हो उसको अपने वश में करने के बजाय जहां आप ताकत लगा सकते हैं वहां ताकत लगाएं। नहीं, वहां तो ताकत लगाएंगे और हम 24 सीट भी जीत रहे हैं जी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं शरद जी कि एक छोटा सा उदाहरण है जी। भारतीय जनता पार्टी में अगर असंतोष न होता तो मंत्रिमंडल कब का बन जाता। ये डर के कारण कि इनकी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं कहीं कांग्रेस के सेकंड कैंडिडेट को वोट न दें, इस डर के कारण इन्होंने मंत्रिमंडल ही बनाया। और आज मध्य प्रदेश में जो हालात है वो ऐसा लग रहा है राष्ट्रपति शासन हो। इकलौता व्यक्ति पूरे मध्य प्रदेश में तबालता उद्योग के माध्यम से काम कर रहे हैं। और मैं मान के चलता हूं कि कांग्रेस ने जब फूल सिंह बरैया जी को कैंडिडेट बनाया था, दूसरा कैंडिडेट, स्पष्ट रूप से उस समय तो ये स्थिति थी। और जब उस समय स्थिति नहीं थी तो निश्चित रूप से हमारा जो स्पष्ट नजरिया था कि हमारे फूल सिंह बरैया जीत रहे थे। ये इस घबराहट में चलिए तो बड़े नेता है तो सिंधिया जी को एक डर और भय सता रहा था। और सिंधिया जी पिछले जब से फूल सिंह बरैया जी का नाम आया तब से भयभीत हो गए थे कि ग्वालियर में एक कांग्रेस ने एक समकक्ष लीडर खड़ा कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि जो विधायक अपने अंतरात्मा की आवाज पे देंगे तो वो फूल सिंह बरैया जी को चुनेंगे। स्वाभाविक रूप से मंत्रिमंडल का झुंझुना इन्होंने सबको दे दिया होगा। मंत्रिमंडल ना बनाना ही एक इसका बड़ा कारण है कि भारतीय जनता कौन सा शब्द बोला संजय जी आपने? विधायक जो आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कल आपने देखा कि सरकार के खिलाफ बातें कर रहे हैं, संजय जी किस तरह से बातें कर रहे हैं।
पूरे विधायक भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट है, शिवराज सिंह चौहान जी से असंतुष्ट है। आने वाले समय में ग्वालियर चंबल संभाग में जो कांग्रेस की लहर चल रही है कि कांग्रेस फिर से आना चाहिए, वो लहर का वातावरण मध्य प्रदेश में बन चुका है। और सबको मालूम है कि ये 15 दिन की, महीने भर की सरकार है। सर, मैंने अंतरात्मा सुनकर मैं चौंका था कि कहाँ है ये, किधर पाई जाती है और किस कहाँ इसका पता ठिकाना है, कहाँ से निकलती है। लेकिन उस पर आपने भी सुनवाई नहीं की, तो मैं थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि है ही नहीं, मतलब इसका कुछ वजूद है कि नहीं अंतरात्मा का, क्योंकि आप ही आरोप लगाते हैं कि सब बिकाऊ है, सब बिक गया है, सब समाप्त हो गया है। तो अंतरात्मा तो बड़ा भारी शब्द है सर। अब तो लोग पूछेंगे कि कहाँ है अंतरात्मा, कौन सी आत्मा, काहे का सर। खैर चलिए, आशीष जी पता नहीं कुछ पीड़ा से मुस्कुरा रहे हैं या कुछ ये सोच के मुस्कुरा रहे हैं कि मुझ जैसे युवा के सामने बंसल न्यूज़ के ज़रिए शरद जी ये कैसा अजीब सा सवाल खड़ा कर रहे हैं। बहरहाल आशीष जी के हवाले करता हूँ वतन जी। आशीष जी बताइए। देखिए, एक बड़ा ही युवा कवि है प्रभाकर। मैं उसकी 4 पंक्तियां सबसे पहले कांग्रेसी मित्र को सौंपता हूं कि तेरी नाकामयाबी का और मेरी कामयाबी का बस एक ही कारण है, तुझे अमीर बनना था और मुझे मिसाल बनना था। तो यही अंतर है शरद जी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। कांग्रेस ने जो 15 माह की सरकार चलाई वो भ्रष्टाचार, अत्याचार और वादा खिलाफी की सरकार थी, और उसको हटाने के लिए जब सिंधिया जी सड़क पर उतरे तो भारतीय जनता पार्टी ने आज सरकार संभाली और बखूबी संभाली है। जहां तक राज्यसभा चुनावों का विषय है, देखिए अंग्रेजी में कहते हैं राइटिंग इज ऑन दी वॉल। तो ये दीवार पर लिखा जा चुका है कि कांग्रेस 92 विधायकों के साथ मात्र एक ही सीट जीत पाएगी। अगर निर्दलीय, जिनका समर्थन बिल्कुल भी कांग्रेस के साथ नहीं है, समाजवादी पार्टी, बसपा, इनके अगर विधायक भी जोड़ लें तो भी कांग्रेस 99 पे सिमट जाएगी। परंतु ये जो एक सीट जो कांग्रेस हार रही है, इससे कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा सामने आया है। जहां एक और बाबा साहब को नेहरू जी ने 2 राज्यसभा हरवाए, उनको भारत रत्न नहीं दिया, उसके बाद जमुना देवी जी के साथ मध्य प्रदेश में जो हुआ, उसके बाद फूल सिंह बरैया जी को जिस तरह से न्योता देकर राज्यसभा का टिकट भरवाया और फिर उनको दूसरे दर्जे पे लाके कांग्रेस ने यह तय कर दिया कि दलित विरोधी है। मैं अपने कांग्रेसी मित्र को सुन रहा था, तो बताएं, उन्होंने जरा सा भी बताया हो कि कांग्रेस क्यों 24 विधानसभा के चुनाव जीतेगी। ये कारण स्पष्ट था, नदारत था। कांग्रेस तो मैं लगातार कहता हूं कि उस बिल्ली की तरह देख रही है कि जो छीका टूटने का इंतजार कर रही है। तो कांग्रेस ये बताए कि ये 24 विधानसभा चुनाव वो किस तरह जीतेगी। चुनाव 2 तरह से जीते जाते हैं, या तो पूर्व में मैं संक्षिप्त तौर पर खत्म कर रहा हूं, या तो पूर्व में किए गए आपके जनता से वादे पूरे हुए, तो 15 माह में ना तो किसान का कर्ज माफ हुआ, ना बेरोजगारों को भत्ता मिला, ना निराश्रितों को पेंशन मिली, और ना ही कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस का कार्यकर्ता इन 24 चुनावों में जाने को तैयार है। तो कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज साबित होगा, जिसे ना तो योग्य उम्मीदवार मिलेंगे और ना कर्मठ। आऊंगा संजय जी, आऊंगा, ऐसे नहीं सुन पाएंगे हम आपको अच्छे से। मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि जिस व्यवस्था से आप हमसे जुड़े हैं वहाँ एकल प्रणाली ही चलेगी। तो ये अच्छा भी है एक तरह से कि ज़्यादा बोलते हैं जब 3-4 लोग मिलकर, इस प्रणाली में तो कोई किसी को सुन नहीं पाता है। जी आशीष जी, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी नहीं, मैंने लगभग अपनी बात पूरी कर दी। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कांग्रेस इन 24 उपचुनावों में और राज्यसभा के भी चुनावों में एक नकारात्मक रणनीति लेके उतर रही है। सकारात्मकता गायब है। हम कहते हैं कि चुनाव विकासवाद पे होने चाहिए, राष्ट्रवाद पे होने चाहिए, परंतु कांग्रेस एक नकारात्मक रणनीति के तहत जा रही है, जिसका भरपाई कांग्रेस इन 24 के 24 उपचुनावों को हार के चुकाएगी। मुझे लेकिन आशीष जी ये ज़रूर लगता है कि आने वाले समय में जनता ये कहेगी कि बहुत प्रैक्टिकल मुद्दे रखकर लाइए, बड़ी बड़ी बातें कोई भी राजनीतिक दल हमसे ना करे कि ये ऐसा वो वैसा। आप बिल्कुल व्यवहारिकता की बात करिए, जिस तरह से वो दक्षिण भारत की फिल्मों में होता है उसी तरह से आप बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करिए कि आपके 22 अब हमारे साथ हैं, अब आप क्या कर लेंगे हमारा। बहुत साफ तौर पर जनादेश इधर शिफ्ट है, जो कमज़ोरी है, जो तमाम चीज़ें हैं वो बहुत साफ हैं अब, और मुद्दे ये हो गए हैं कि आपकी अगर कमज़ोरी है तो हम तो उसका फ़ायदा उठाएंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है। कांग्रेस में कमज़ोरियां थीं और उस कमज़ोरियों का फ़ायदा बीजेपी ने उठाया। दिनेश जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। पहले संजय जी कुछ बीच में कह रहे थे, मैं उनकी बात ले लेता हूं। शायद आशीष जी को वो भी कोई कविता या शेर के माध्यम से कुछ कहना चाहें। जी संजय जी। आशीष जी को जानकारी का अभाव है,
आपको आशीष जी मैं बताना चाहता हूं कि हमने 300 से पेंशन 600 रुपए की वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन, आपको जानकारी नहीं है। 100 यूनिट 100 रुपए बिजली का बिल, 51,000 रुपए शादी में, किसानों का कर्ज माफ करने की जो बात कह रहे थे आप, हमने जून से, मार्च के बाद जून से, क्योंकि हम काम करने जा रहे थे तो 11 महीने सरकार को काम करने मिला, 3 महीने लोकसभा में निकल गया। हमने 1 लाख तक का कर्जा, 50,000 तक का कर्जा माफ किया। जिनके 3-3 जगह खाते थे उनके कर्जे माफ करने की बात नहीं हुई थी, स्पष्ट हमारा नजरिया था। चलिए हमने जो मैं आता हूं सर, एक और राउंड होगा संजय जी, अभी एक और राउंड होगा अभी। और एक अपडेट छोटा सा दे दूं कि जो अभी अपडेट हमको मिला है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और शेरा साहब अंतरात्मा की आवाज़ पर, कोर्ट्स में अंतरात्मा की आवाज़ पर डिनर के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी का जो डिनर का आयोजन है वहां पहुंचे हैं। जिस तरह से 22 लोग इसके पहले अंतरात्मा की आवाज़ पर बीजेपी में पहुंच गए थे। दिनेश जी, अंतरात्मा शब्द बड़ा भारी लगता है सर, क्या आप इसको इंक्लूड करेंगे, डिलीट करेंगे? नहीं, देखिए अब राजनीति में इन सब शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। ये तो जो है अपने आप को खुद सर्टिफिकेट देने जैसी स्थिति है। आप देखिए जो राजनीतिक हालात हैं उसमें उनका इस तरह का बयान आना बड़ा स्वाभाविक था और ये अपेक्षित भी था, क्योंकि वो जिन परिस्थितियों में हमने देखा कि मशक्कत चलती रही, जब सरकार बनने और बिगाड़ने की बात चल रही थी, तो कभी इधर कभी उधर, खैर वो तो चलता रहेगा। जो हम मुझे ऐसा लगता है कि शरद जी, अब जो कांग्रेस पार्टी है उसको अपने आप को जो अवसाद के जिस क्षणों में वो थी, अब उससे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा मैदान उसके सामने खड़ा हुआ, बड़ी चुनौती उसके सामने है। क्योंकि वो चुनौती ऐसी है कि आप एक ऐसे रीजन में चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं जिसमें आपको आम चुनाव में बड़ा सपोर्ट मिला था। अब उस सपोर्ट को आपको बरकरार रखना है और आपको 24 और 0 का मुकाबला रखना है, तब तो आप सरकार में वापस आ पाएंगे, तब आपके ये मुद्दे इफेक्टिव होंगे। आपकी कर्ज माफी को लेकर जो भी परसेप्शन लोगों का है उनको भरोसा आपको फिर से दिलाना है। कन्यादान योजना को लेकर जिस तरह की बातें सरकार के वादे थे उस पर लोगों को भरोसा दिलाना है। देखिए भरोसे की पूरी बात है और यही भरोसा हम ये देख रहे हैं कि जब स्थिति ऐसी है कि जो एक कहावत है ना कि हमने जख्म दिखाया तो बुरा मान गए, जिस तरह से सिंधिया अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, उन्होंने पाला बदल लिया। अब आप जो है आप ये कहें कि सब जो उन पर आप आरोप लगाएं, किसी भी तरह की चीज़ कहें, वो अब राजनीति में उन सब चीज़ों का जो गुजर गया उसे तो अब कोई फिर से याद करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि है। आप अपनी रणनीतिक तौर पर कितना आप अपने आप को अब आगे बचा के रखते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को अभी बिल्कुल शांत बैठा रखा होगा। जब तक चुनाव के परिणाम आ नहीं जाएंगे उपचुनाव के, तब तक वो क्या क्या उसके पास अभी कार्ड हैं ये हमें पता नहीं है, क्योंकि राजनीति पूरे देश में बदल चुकी है और मध्य प्रदेश में तो इसका उदय थोड़ी देरी से हुआ है। हमने दूसरे राज्यों में देखा है, उससे हमने नहीं सीखा था कि हमें जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी पार्टियां हैं, कि हमें अपने नेताओं से कैसा व्यवहार रखना है, हमें अपना संगठन कैसे मजबूत करना है। तो ये जो सारी चीज़ें अब उनको सीखना पड़ेंगी कि हमें अब इस वर्तमान राजनीतिक माहौल में कैसे रहना है, जो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में थोड़ा सा कठिन है। शरद जी, बिल्कुल आपने दिनेश जी ठीक कहा है। संजय जी, आप जिन पर कभी बहुत भरोसा करते रहे, शायद बड़ी गलती करते रहे, यही वजह है कि ये सलाह हमेशा शुभचिंतक देते हैं कि व्यक्ति को अपनी ताकत पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। और बीजेपी के बारे में उसके आलोचक और उसके प्रशंसक दोनों ये मानते हैं कि वो पार्टी ऐसी है कि वो सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी ताकत पर करती है, अपनी स्ट्रेंथ पर करती है, अपने काडर पे करती है। आपने भी जिन लोगों पर भरोसा किया वो अंतरात्मा की आवाज़ पर इस समय बीजेपी के डिनर का लुत्फ ले रहे हैं। तो ये चीज़ें तो होती हैं, होंगी, आगे भी होंगी, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, ना ये कोई चौंकाने वाला तथ्य है। लेकिन आपकी ताकत क्या होगी? आप अभी भी विश्वासघात की शेक्सपियर थ्योरी पर बहुत निर्भर करते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है ब्रूटस, तो हम तो कहीं ना कहीं अपने आप इसका प्रतिशोध होगा। ये सारी चीज़ें हो भी सकता है कि आप गलत ना हो, लेकिन आपकी ताकत क्या है? आपकी ताकत पर ही आपको फिर भरोसा करना पड़ेगा और जनता के बीच जाना होगा। जी देखिए शरद जी, लोकतंत्र की हत्या करना भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव में बन चुका है। चाहे मध्य प्रदेश ले, गोवा ले या अन्य राज्यों में ये प्रयास कर रहे हैं। खरीद फरोख्त के सरकार नहीं गिराई जा सकती। खरीद फरोख्त के साथ अनुचित दबाव, धमकियां, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ, ये सब चीजें सामने आई हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं, इनको जनता के विश्वास नहीं हो रहा। हमें जो विश्वास है, जनता के ऊपर विश्वास है कि जनता पुनः
कांग्रेस के साथ आएगी, क्योंकि उन्होंने 15 साल बनाम 1 साल का कार्यकाल देखा है। जैसा आशीष जी कह रहे थे, सरकार गिरने के पहले ही फूल सिंह बरैया जी को कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था, उस समय कर दिया था पूर्व में ही। उससे भयभीत होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, शरद जी कह रहे थे सिंधिया जी की उपेक्षा। सिंधिया जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में महामंत्री के साथ साथ सांसद थे, सांसद की टिकट मिली और उनका पूरा ग्वालियर चौपाल संभाग में उनके कहे अनुसार कांग्रेस काम करती थी। लेकिन सिंधिया जी जब से हारे चुनाव, और वो भी अपने प्रतिनिधि से, जब से थोड़ा सा उनके मन में एक भावना आ गई थी कि बगैर पद के सिंधिया जी संघर्ष करना कभी सिंधिया जी ने सीखा नहीं। क्योंकि जब सांसद बने उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो सिंधिया जी के स्वभाव में संघर्ष था नहीं। तो हम लोग ऐसे हैं जो 15-15 सालों में विपक्ष के भूमि के भारतीय जनता पार्टी की लाठी खा रहे, वो जेल जा रहे, उसके बाद जनता के लिए संघर्ष कर रहे। सिंधिया के स्वभाव में संघर्ष की क्षमता है ही नहीं। वो स्वाभाविक है, वो चाह रहे थे कि उस दल के साथ रहे। सर वो सब तो अतीत है, वो सब था है सर, है और होगा की तरफ जाइए। जी जी, उसकी के लिए केंद्र सरकार इस तरह से दबाव बना रही थी, जिस तरह से सिंधिया जी के ऊपर, जिस तरह से चिदम्बरम जी को जेल भेजा, उसी तरह से सिंधिया जी को धमकी दी। तो सिंधिया, सर आपका कुछ ऑडियो का इशू है, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, आप थोड़ा सा जरा उसको देखिए। जब तक मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो डिनर में पहुंचे, एक छोटी सी बाइट सुनवा देता हूं, हम सब सुन लेते हैं क्या कहा है मुख्यमंत्री जी ने। जी आइए। भोजन का प्रेम सर, चलो भोजन भी है, स्नेह भोजन, प्रेम के साथ भोजन, भोजन का प्रेम सर, चलो भोजन भी है, स्नेह भोजन, प्रेम के साथ भोजन। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं। शिवराज जी का ये जो अंदाज है साहब, ये गजब का अंदाज है। स्नेह भोजन, स्नेह के लिए आए हैं, प्रेम से आए, बहुत सादगी से कह के वो जो निकल जाते हैं, अंदर पहुंच जाते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, सहज भाव रहता है। ये राजनीति का जो उनका अंदाज है, ये अंदाज उनके प्रतिद्वंदी भी भले ही कसमसा जाए, लेकिन मानते हैं कि हाँ साहब ये है अंदाज तो बड़ा बेजोड़। चलिए आशीष जी की एक प्रतिक्रिया मैं लेता हूं, फिर वक्त रहेगा तो संजय जी का ऑडियो अगर ऑडिबल रहा तो मैं एक बार फिर ज़रूर उनकी तरफ लौटूंगा। जी आशीष जी। देखिए, न जाने संजय जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, परंतु ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी फ्लैशबैक में जी रहे हैं। वो सदमे से नहीं निकल पाए जहां उनकी सरकार चली गई। अब तो जब कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये सरकार दिग्विजय सिंह जी के कारण गई, उन पर भरोसा करने के कारण गई, उन पर भरोसा करने के कारण गई, तो भ्रम की स्थिति अब बची नहीं है। तो कांग्रेसी कम से कम अब सिंधिया फोबिया से निकल कर आए। दूसरी बात, मैं तो स्वागत करता हूं कि संजय जी जब इन चुनावों में जाएं तो जरूर जनता से पूछें कि कम से कम 10 लोग ऐसे निकाल के दिखाएं जिनके 2 लाख का कर्ज माफ हुआ हो, 10 ऐसे बेरोजगार निकाल के आए जिनको बेरोजगार भत्ता मिला हो, 10 ऐसे निराश्रित निकाल के आए जिनकी निराश्रितों को पेंशन मिली हो, एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोल के दिखाएं, 10 बच्चियां निकाल के आए जिनको 51,000 कन्यादान की पेंशन मिली हो। मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस जाए और चुनाव इस विषय पे, सच्चाई ये है कि देखिए कांग्रेस कितने भी ठटखर कर ले, प्रशांत किशोर को बुला ले। जी 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 संजय जी, बहुत कम वक्त है, कुछ सेकंड से अपनी बात कहिए। जी बात के जवाब दूंगा। आज की आप मेरे 23 तारीख को अशोकनगर में मैं आप पूरी सूची लोगों की साथ। सर माफ़ी चाहूँगा मैं, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ ऑडियो का इशू है। मैं इस बातचीत को यहीं विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद संजय जी आपका, धन्यवाद आशीष जी और धन्यवाद दिनेश जी। जंग वाकई अब अपने उस निर्णायक फेज़ की तरफ तो बढ़ चली है जिसका नाम राज्यसभा का चुनाव है, और राज्यसभा के इस उपचुनाव से बहुत कुछ प्रूव होगा। प्रूव ये भी होगा कि किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है, प्रूव ये भी होगा कि कांग्रेस की ताकत क्या है, और कांग्रेस लगता तो यही है कि इस समझदारी के साथ आगे बढ़ रही है कि जो इम्पॉसिबल है अब उसको साधने की कोशिश मत करो, लेकिन अपने पत्ते इस तरह से फेंटो कि राज्यसभा चुनाव से ही उसके संकेत ये ज़रूर मिलने लगे कि आगे जाकर बाजी पलटने के लिए अगर ट्रंप के कुछ कार्ड्स आपके पास होने चाहिए तो वो कार्ड्स आप इस समय समेटना जरूर शुरू कर दो। लेकिन देखते हैं क्या कांग्रेस ऐसा कर पाती है, क्योंकि मूल मंत्र यही है
कांग्रेस के लिए ख़ास तौर पर कि आप अपनी ताकत पर भरोसा करें और यकीनी तौर पर कमलनाथ जी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से भोपाल वो बिल्कुल पकड़ कर चल रहे हैं और उन्होंने किसी को ये नहीं कहा है अभी तक कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। कमलनाथ जी को जो नज़दीक से जानते हैं वो ये ज़रूर जानते हैं कि वो कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वक्त बताएगा। और बीजेपी तो बहुत ताकत से आगे बढ़ी रही है। नमस्कार।